नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त हो गया है आज की बड़ी बहस का। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर जो हमारी बेटियों, हमारी संस्कृति और समाज की सुरक्षा में सीधे जुड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि कुछ काले नामी तत्व धर्म की आड़ में हमारी बेटियों और सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, ये संगठित साजिश है जो लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और छल कर रही है। मिर्जापुर में जिम की आड़ में हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा था। उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर यौन शोषण किया जाता था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता था। पुलिस को मोबाइल फोन से आपत्तिजनक वीडियो मिले और लगभग 35 हिंदू लड़कियां सीधे निशाने पर थीं। हमीरपुर में पिता पुत्र पर नाबालिग का एक वीडियो वायरल करने, लव जिहाद और ब्लैकमेल का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने लॉज और आरा मशीन तक सील कर दिया। कौशाम्बी में एक हिंदू युवती से रेप और प्रेम जाल का आरोप है और पुलिस ने एनकाउंटर में शाहनूर को गिरफ्तार किया। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण गैंग सक्रिय था। डॉक्टरों का नेटवर्क कानपुर, लखनऊ और बस्ती तक फैला हुआ था। एनएमओ ने कच्चा चिट्ठा एसटीएफ को सौंपा और यूपी एसटीएफ को यह बड़ी जानकारी मिली है। ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं है, संगठित साजिश के सबूत हैं। हमारी बेटियों के भविष्य, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक संरचना पर हमला हो रहा है। ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये संकेत है कि धर्म की आड़ में हमारी बेटियों और हमारी संस्कृति के खिलाफ संगठित साजिश चल रही है। आज हम सवाल करेंगे, कौन है ये लोग, कैसे वो हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं और क्या हमारी कानून व्यवस्था और सरकार इनके खिलाफ पूरी तरह सक्रिय है। यूपी सरकार ने चेताया है, जो भी इस साजिश में शामिल है उसके लिए कोई पनाह नहीं है, कोई ढिलाई नहीं है, कोई कानून से बाहर नहीं है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये पर्याप्त है? आज हमारी बहस में होंगे मेहमान जो बताएंगे सच में यूपी में क्या हो रहा है, कैसे हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और कैसे ये साजिश धीरे धीरे हमारी डेमोग्राफी और हमारी सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो कुछ सवाल भी हैं आज की बड़ी बहस के, कुछ बड़े सवाल जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण की योजनाएं चल रही हैं। सवाल यहां पर यह है कि कौन से गिरोह या लोग हिंदू लड़कियों को इस तरह से बरगला रहे हैं। क्या यह सिर्फ लव जिहाद है या डेमोग्राफी बदलने की साजिश है। धर्मांतरण फैक्ट्री का सरगना कौन? क्या यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण की योजनाएं चल रही हैं। कौन से गिरोह या लोग हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। धर्मांतरण वाले गैंग का असली आका कौन है। तो ये बड़े सवाल भी हैं और कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। उनके जरिए आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से इन बहन बेटियों को फंसाया जाता है। मिर्जापुर में जिम जिहाद, प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर उसके बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते थे, यौन शोषण करते थे, उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। धर्म परिवर्तन करने का इस वीडियो के जरिए दबाव बनाया जाता था। मोबाइल फोन से आपत्तिजनक कई वीडियो भी मिले हैं। करीब हिंदू 35 लड़कियां इनके निशाने पर थी।
जिहाद हो रहा था, प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाया जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता था, वीडियो बनाया जाता था और फिर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती थी और धर्म परिवर्तन करने का उन पर दबाव बनाया जाता था। तो ये मामला खुल के सामने आया है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई इस तरह से बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है या अगर ऐसा करने के लिए भी सोच रहा है तो उसे कहीं पनाह तक नहीं मिलेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। आचार्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। और जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल गहलोत जी, आपसे समझना चाहूंगी कि अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कुछ ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में धर्मांतरण का ये काला जाल फैला रहे हैं, बहन बेटियों को बरगला रहे हैं। हाँ, हमारी पार्टी पहले से कहती हुई आ रही है, कुछ ऐसे कालनेमी हैं पूर्वा जी जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। आपने जीता जाता उदाहरण देखा है मिर्जापुर में, जो केजीएन जो जिम था, इसका संचालक हिंदू बहन बेटियों को उनके वीडियो का भय दिखाकर जबरन धर्मांतरण कराने का कार्य कर रहा था। आप जग जाहिर है, पर हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं पूर्वा जी, ऐसे लोगों को खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। ऐसी कार्रवाई करेगी कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ऐसे लोगों को हमारी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। पूर्वा जी, हमारी सरकार ने तत्काल जब मामला संज्ञान में आया तो हमारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करने का कार्य किया और एक उसमें से आरोपी का एनकाउंटर भी हुआ है। अपूर्वा जी, एनकाउंटर भी हुआ है। वो आरोपी को जब हम पकड़ रहे थे तो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। जब पुलिस पर फायरिंग कर रहा था तो जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। और अपूर्वा जी, आपने देखा कि ये लोग एक समुदाय विशेष के लोग, चाहे केजीएमयू हो चाहे कोई संस्थान हो, वो लगातार हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के मामले में लव जिहाद में फंसाने का कार्य कर रहे हैं। उनका एक टारगेट है पूर्वा जी, वो लोग धर्मांतरण कराना चाहते हैं, वो लोग इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बाहर से भी खाड़ी देशों से फंडिंग लगातार आ रही है पूर्वा जी। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि नजीर पेश हो। इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इन लोगों को, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। चलिए ठीक है। किरण पांडे, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब आप बता सकते हैं क्या जो अपडेट आपके पास, जो जानकारी आपके पास है? जी पूर्व जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर रमीज हो चाहे केजीएमसी का, उसके संपर्क में जो अभी तक जांच पड़ताल है, उसके संपर्क में 50 लड़कियों के वीडियो फुटेज पाए गए और उसमें जो है तमाम और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी उनसे डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर भी कनेक्टेड पाए गए, चाहे वो आगरा का रहा हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कानपुर हो। तो देखा जाए कि एक तरीके से देखा जाए जो एलिट क्लास होता था वो भी अब इस तरीके के कामों में एक तरीके से देखा जाए तो संलिप्त पाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा नाम माना जाता था डॉक्टर्स को, लेकिन आज का डॉक्टर जो है किस तरीके के काम में लिप्त है, ये सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। वही जो जिम की बात हो रही मिर्जापुर में, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5 जिम संचालक थे उसमें से 3 सगे भाई थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनको किस तरीके से इनको मोटिवेट किया जाता कि सारे के भाई जो है वो एक ही काम में लगे हुए थे। उसमें जो चौथा आदमी था वो उसका बहनोई था, यानी उसका जीजा था। तो कुल मिला बहनोई था यानी उसका जीजा था। तो कुल मिलाकर के एक पूरा परिवार ही इस पूरे मामले में लगा हुआ था और इनका जो जिम का नाम रखा गया था
KGN रखा गया था, KGN 1, KGN 2, KGN 3, और ये KGN का फुल फॉर्म जो अभी तक खुल करके सामने आया है, तो उसमें ख्वाजा गरीब नवाज यानी एक सूफी संत के नाम पे खोला गया ये जिम, और वहाँ पे एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा था, वहाँ पे धर्मांतरण का काम हो रहा था। कुल मिलाकर के साधु संतों के नामों को भी एक तरीके से गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है, चाहे वो बलरामपुर में देखा होगा, अभी हम लोगों ने काफी सुना था। ठीक है, बिल्कुल किरण पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। साधु संतों का नाम जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, मुझे लग रहा है वही जवाब देते हुए क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जिक्र किया है, जो कि रामायण का एक पात्र है जो अलग अलग रूप धारण करता था, भेष धारण करता था। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझूंगी, ये कालनेमी क्या आज से कुछ साल पहले भी थे उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, या ये अब बहुत ज्यादा आ गए हैं? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हम कार्रवाई इतनी कर रहे हैं इसीलिए अब ये धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कोई कार्रवाई ही नहीं करती थी, तो ये मामला दब जाता था। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी रही है, और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महिला के खिलाफ कोई अपराध करता है, किसी भी रूप में करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी ही चिंता थी महिलाओं की, तो जो इनके विधायक थे उनको जाने में क्यों लगे रहे? उनके खिलाफ सबूत जो थे पेश करने चाहिए थे कोर्ट में, क्यों नहीं किए? उस लड़की को सुरक्षा देनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सुरक्षा दो, तब जाके ये मामला जो है कहीं ना कहीं अपने परवान चढ़ता है। आप देखिए, बनारस में 3 बीजेपी के आईटी सेल के लड़के एक बीएचयू की लड़की का बलात्कार करते हैं, उसका वीडियो वायरल करते हैं और बच जाते हैं, क्योंकि सरकार तो इन्हीं की है, ये बचाते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं। तो आप क्या संदेश दे रहे हैं उन महिलाओं को जो अपने जुल्म के खिलाफ लड़ती हैं कि नहीं, तुम्हें कहीं न्याय नहीं मिलेगा? ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार का यदि कोई इन्वॉल्व होगा तो कुछ नहीं होगा, एक साफ संकेत है। अभी एक और घटना को लीजिए, कानून व्यवस्था की बात होती है। संभल में एक कोर्ट जो है आदेश देता है पुलिस को कि एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए। आप कल्पना करिए कि पुलिस अधीक्षक कहता है कि नहीं, कोर्ट का आदेश गलत है, हम नहीं करेंगे। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? ये हैसियत है किसी पुलिस अधीक्षक की कि कोर्ट के दिए हुए आदेश को वो बोले, वो चुनौती दे रहा है कोर्ट को कि भाई ये तुम्हारा आदेश गलत है, मैं एफआईआर दर्ज ही नहीं करूंगा। आप सोचिए, कल्पना करिए ये किधर ले जा रही है? इनके संरक्षण में तो हो रहा है, और इन्होंने उस जज का ट्रांसफर भी कर दिया जिसने, एक पुलिस अधिकारी जिसने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी, और लोगों ने जब जांच हुई, जब पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर कोर्ट ने ऑर्डर करी थी। तो जब आप संरक्षित करेंगे अपराधियों को अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, तो जो पीड़ित है वो कहां जाएगा? आप किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अरे भाई साहब, ये तो मतलब अति हो गई है कि शंकराचार्य पे, वहां साधु संत तो हिंदू ही थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनकी जो ब्राह्मण थे उनकी चुटिया पकड़ के जो बाल है उससे खींच रही है पुलिस, ये वीडियो वायरल है। ये भी तो हिंदू है ना? तो अब कहां गया आपका सनातन धर्म का प्रेम और हिंदुत्व? तो आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और ये सब चीजें अब सामने आ रही हैं। बहुत सी अन्य विषय हैं जो सामने आ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महिला चाहे किसी धर्म किसी जात से आती हो, उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, तो जो लोग उनका मंजीरा अपने सरकार का बैठ के बजाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आपके घर की लड़की को भी इन्हीं रास्तों पे चलना है, और एक दिन आपके घर की लड़की के साथ भी ऐसा होगा, तब आप मंजीरा बजाते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। जावेद अहमद साहब, ये जो फिर से एक बार मामला सामने आ गया है मिर्जापुर का, KGMU 1, KGMU 2, ऐसे कर करके बहुत सारे नाम रख रखे थे यहाँ पर। हालांकि आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर के सामने आ जाता है कि आखिर एक समुदाय क्यों ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा संलिप्त है? संलिप्तता एक समुदाय की क्यों इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है? क्या ये किसी मिशन पर है, या इन्हें एक टारगेट दिया गया है कि हिंदू बहन बेटियों को इस तरह से बरगलाना है? चाहे तुम जिम ओनर हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंजीनियर हो, चाहे तुम कुछ भी हो, फिर ये चीजें सामने आती हैं, और अगर कार्रवाई होती है तो फिर ये कहा जाता है कि ये तो टारगेटेड कार्रवाई है। फिर वही टारगेटेड कार्रवाई वाला जो राग है वो अलापा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने जो प्रकरण की बात किया, हम आपके ही चैनल पे लगातार इस पे विश्लेषण करते हैं। ये एक अपराध है और राज्य में एक कानून व्यवस्था कायम है, जिसमें अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो बीएनएस के धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे आपके एक शब्द से आपत्ति है, एक समुदाय विशेष कैसे हो गया? अगर कोई अपराधी है, हमारे मुल्क के कानून में अपराधी होता है, उसका धर्म, जात और कोई उसका रीजन नहीं होता है, तो मुझे एक आपत्ति आपसे दर्ज करानी है। अगर कोई कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें हमारी कंपिटेंट जो हमारी अथॉरिटी है वो उसको टेकअप करती हैं। मैं राजनीतिक बात ना करके मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। आप 7 साल से हैं, केंद्र सरकार में 12 साल से हैं, आपने जो भी कार्रवाई करते हैं उसका पूरा अब पूरा खुलासा सामने है। आपके प्रदेश में गौ के एक्सपोर्ट का नंबर 1 बन गए हैं आप, पूरे मुल्क में नंबर 1 है आपका राज्य। इसी तरह अगर कोई क्राइम लड़कियों के खिलाफ होता है, बहन बेटियों के खिलाफ होता है, तो हमारी प्रदेश जो है सक्षम है, हम उसको मानते हैं। लेकिन आप नहीं मानते हैं। आपको किस बात का डर है? कहां आपके खामियां दिख रही हैं? क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? घटना होने के बाद जांच हो रही है तो आप उसकी सीरीज बना रहे हैं। डॉक्टर गिरफ्तार हो गया, लैपटॉप मिल गया, अब कार्रवाई हो रही है, जांच का इंतजार करना चाहिए। आप हाफ इनकाउंटर करते हैं, फिर फुल इनकाउंटर करते हैं। अब सब कुछ समझ में आता है आपकी बात। आपको जो कुछ भी कार्रवाई है करिए। आप अपनी सरकार से सवाल क्यों करते हैं? आप ही विपक्ष हैं, आप ही सरकार हैं। क्या ऐसा ये तर्कसंगत है? रमीज के साथ वो सारे कार्रवाई होने चाहिए जो उसने गलत या आपराधिक या घृणित काम कर रहा है। आप उस तरफ से ध्यान भटका रहे हैं। मैं बहुत साफ डेटा से बात करना चाहता हूं। हिंदू खतरे में नहीं है। जिहाद और इस्लाम आपके यहाँ पूरे देश में कभी नहीं आ सकता। जब 750 मुसलमान यहाँ पे मुगल ने जब शासन किया, तब भी जिहाद और उसके जरिए मुसलमान सुरक्षित था और हिंदू भी सुरक्षित था। आज 78 साल आजादी हो गई, 10 साल से हैं, आप बार बार ये बात करते हैं, शर्मिंदा करते हैं आप। हमारी इतनी बड़ी आबादी, हमारी बड़े भाई हिंदू, आप खतरे में कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती कहने में? कहां पे गैप है? देश की सेना आपके साथ है, राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री और एसपी डीएम आपके साथ हैं, कहां खतरे में? कौन कहता है खतरे में? ये बहुत ही गंभीर सवाल आप खुद उठते हैं। रमीज जैसे हजारों पे कार्रवाई होती है, होती रहेगी, वो आपराधिक है, लेकिन संयम बरतिए। सरकार से सवाल उत्तेजित होकर क्यों पूछते हैं? मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी जांच में बाधा न डालिए। आप एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां उसका दावा है कि 0 टॉलरेंस है, लेकिन घटना घटती है, ठीक, और घटना पर कार्रवाई करती है सरकार। ठीक है जावेद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है। एक सवाल मेरा यहाँ पर आचार्य जी से। आचार्य जी, आखिर अभी आपने जावेद जी को भी सुना, वो कह रहे कि जो अपराधी है उसे उसके अपराध के तौर पर कार्रवाई हो, सजा दी जाए, धर्म को बीच में ना लाया जाए। लेकिन बार बार मुद्दा वहीं पर है कि आखिर इस तरह के जो मामले सामने आते हैं वहां पर एक समुदाय को ही दिखाया जा रहा है और एक पीड़ित पक्ष है वो एक समुदाय से आ रहा है। फिर कैसे इसको धर्म के तौर पर ना देखा जाए या फिर कैसे आंख बंद कर लिया जाए? देखिए पूर्वा जी, ऐसा है कि लव जिहाद बहुत समय से भारत में चल रहा है और इसको समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, मैं उनसे सहमत हूँ और कार्रवाई भी कर रहे हैं। मगर आम जनता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हिंदू, अपने धार्मिक शिक्षा बच्चों को दें। और हमारे संस्कार क्यों इतने कमजोर पड़ रहे हैं कि हम किसी के बहकावे में हमारी बच्चियां या लड़के जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है तो यहाँ भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे उनके माध्यम से वो पहुंचाएं मेरी बात कि हर विद्यालय में एक जो है विषय जो है सेल्फ डिफेंस का और एक सब्जेक्ट जो है वो हमारी इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति का होना चाहिए, जिसमें भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ भी बच्चों को पढ़ाए जाएं। क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही वो अर्थ कमाने के लिए तो अच्छी है, मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, साइंस पढ़ना, गणित पढ़ना बहुत अच्छा, वैदिक काल से ये शिक्षा हो रही। मगर उसके साथ में जो कमी है उसको दूर करें, 2 विषय अनिवार्य करवाएं। नहीं तो कब तक हम सिर्फ ये सोचे कि कानून से या पुलिस का डंडा चलाकर या हम दंड देकर इसको रोक लेंगे। तो आज देखिए बाबा की सरकार निरंतर कार्य कर रही है इतने वर्षों से, मगर फिर भी लव जिहाद नहीं रुका। जब तक कि आम हिंदू जागृत नहीं होगा,
और हम बटेंगे कटेंगे। ये बात जो है योगी बाबा ने बहुत अच्छी कही है। हिंदू एकजुट हो और एकजुट होकर जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझे और लागू करे, और सभी जो है इसमें एक मत हो, तो निसंदेह जितनी भी इस प्रकार की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और अभी जैसा सपा प्रवक्ता कह रहे थे शंकराचार्य जी के, उन्होंने भी ये कहा कि जब कोई बात पड़ती मुसलमान समाज एक हो जाता है, हिंदू एक नहीं होता। तो एक वेद में भी कहा है संगच्छद्दं संवदद्दं संगो मनांति जानता, कि सभी हिंदुओं को एकजुट साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ विचार हो। तो एकता की शक्ति लानी पड़ेगी, जिससे आज हिंदू बांग्लादेश पाकिस्तान में भी जो कष्ट है, उसके महात्मा गांधी ने भी कहा था, जब आजादी के समय कत्लेआम हो रहा था, महात्मा ने जी गांधी ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर जो रहना चाहिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश, कहीं पर भी अत्याचार उन पर रुक जाएंगे। तो एकता की जो ये मंत्र है वेद का, उसको महात्मा गांधी भी बहुत महत्व देते थे। आप गूगल कर लीजिए, संगच्छद्दं संवदद्दं, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो। तो ये एकता की शक्ति और साथ में बच्चों को अच्छे संस्कार, ये भी हम करेंगे। और बाबा तो काम कर ही रहे हैं, बाबा का शासन बहुत अच्छा है, बहुत सख्त कार्रवाई वो जो अपराधियों पे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो करेंगे। और हमारा जो कर्तव्य हमें भी करना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास। के.एन. पांडे, क्योंकि अभी अगर इस पूरे मामले को देखें तो 50 से ज्यादा लड़कियां जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके डीप फेक वीडियोस बनाए गए। यहां तक कि कुछ लड़कियों ने ये तक कहा है कि उन्हें कई बार बुरके में फोटो उनकी खिंचवाई गई है, घर पर 5 समय की नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है, दरगाह ले जाया गया है, कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण करवाया गया है, और विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज और तमाम उत्पीड़न, धमकी देना, ये चीजें उनके साथ की गई है। इतना नहीं है पूर्वा जी, उन लोगों का तो ये भी कहना है कि उन लोगों ने के साथ जो है ये सब तो किया गया, साथ में उनसे पैसा भी वसूला गया और उनके नाम पे जो है बैंकों से लोन कराए गए। उसके बाद भी तमाम और भी यातनाएं दी गई। जब ये सब चीज़ें वो नहीं सहन कर पाई तो आखिरकार वो 20 तारीख को पुलिस के पास पहुंचती हैं देहात कोतवाली क्षेत्र में, और ये शिकायतें करती हैं। जिन शिकायतों के बाद से पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है। और वहाँ पे जो 5 जिम थे, उनमें से जो है 4 जिमों का संचालन एक ही परिवार के लोग करते थे, जिसमें 3 सगे भाई थे और एक चौथा जो था उसका बहनोई था। और ये जो लोग जो जिम चलाते थे उनका नाम देखिए कितना था, KGN 1, KGN 2, KGN 3, आयरन फायर। तो जो KGN था वो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से था, जो एक सूफी संत थे। अच्छा के.एन. पांडे, एक चीज मैं और आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, ये जो 5 जो जिम का जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये कब से ये इस तरह से संचालित हो रहे हैं, कब से इन जिम की शुरुआत हुई है? ये पूर्वा जी, जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से 2017 से इनका संचालन एक किराए की दुकान में किया जाता था। उसके बाद से इसमें यह भी खुलासा हुआ कि कुछ स्थानीय जो लीडर थे उन लोगों ने भी इसमें फंडिंग का बातें सामने आई हैं। अभी कौन था इसका भी खुलासा नहीं हुआ। कई और जगह से भी फंडिंग की बातें आई और इसमें कुछ लोगों ने, नेताओं ने और कुछ और लोगों ने जो उद्योगपति हैं उन लोगों ने भी फंडिंग करके एक तरीके से इसको ग्रोथ इंजन के रूप में इस्तेमाल हुए हैं वो। तो कुल मिलाकर के जो ये संचालन किया गया है 5 जिमों का, ये एक ही परिवार के लोग हैं। और जिस तरीके से इनके पीछे कहीं न कहीं देखा जाए तो कोई न कोई रैकेट काम कर रहा था, और पुलिस जब आगे इसमें खुलासा करेगी तो जाहिर सी बात है उन सब चीज़ों का भी खुलासा होगा कि आखिर इसमें कौन लोग फंडिंग कर रहे थे। क्या जो लोग किराए की दुकान पे इस जिम चलाते रहे हों, उनका अचानक से 5 सालों में कैसे 5 जिम हो जाता है, और वो भी 5 बड़े जिम हो जाते हैं, जिसमें जो ट्रेनर रखे जाते हैं वो जो लोग, जिन लोगों का जिम है, ये 10-10, 15-15 हज़ार रुपए पे पहले ये जिम में जो है ट्रेनर का काम करते थे, फिर वो ओनर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कहीं न कहीं से इसमें तमाम और लोगों की भी संलिप्तता जो है सामने आएगी। और चीज जो आपने यहाँ पर फिलहाल कुछ लीडर्स के नाम सामने आए हैं जो आसानी लोग के फंडिंग करते। बिल्कुल के.एन. पांडे, चूंकि अभी जांच जारी है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बहुत सारे नाम अभी और खुलने बाकी है कि कौन लोग इसमें फंडिंग कर रहे थे, कौन यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अतुल गहलोत जी, एक पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये जो जिम है इसका संचालन, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है 2017 से चल रहा है। सर, आप बार बार कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी बार बार उत्तर प्रदेश में कह रही है कि धर्मांतरण के खिलाफ हमने बहुत सख्त कानून बनाया है, एंटी कन्वर्जन एक्ट हमने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले क्यों सामने आ जा रहे हैं? मतलब वो एंटी कन्वर्जन एक्ट जो आपने बनाया है, या तो वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, या आप उतने सही तरीके से सख्ती बरत नहीं पा रहे हैं।
अपूर्वा जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, जो पिछली जो सरकारें थी उनमें भी ये खेल लगातार चल रहा था, पर एक समुदाय को उन सरकारों में बहुत बड़ा उनको रियायत दी जाती थी। उस समय उन पर जो दूसरी जो 17 से जो पहले की जो सरकारें थी वो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि उनको वोट बैंक की फिक्र थी। अपूर्वा जी, पर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की फिक्र नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कल कटता हो तो आज कट जाए, पर अपराधियों को हम पनाह बिल्कुल नहीं देंगे। और रही अपूर्वा जी बात, आपके चैनल पर जावेद जी बैठे हुए, जावेद जी ने कहा, मैं सुन रहा था, पर जावेद जी ने एक भी बार उन अपराधियों की निंदा नहीं की, चाहे शेख अली हो, चाहे फैजान खान हो, चाहे सादाब हो, चाहे जहीर हो, क्यों नहीं कर? ये लोग उनको क्यों नहीं कहते कि इसको मुस्लिम से बहिष्कार करो? क्यों नहीं कहते ये लोग? चाहे केजीएमयू की घटना हो, ये लोग उनका साथ देने वाले लोग हैं पूर्वा जी। इनको नहीं तो यहाँ निंदा करनी चाहिए थी, इनको निंदा करनी चाहिए थी, इनको ये कहना चाहिए था कि धर्मांतरण कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, पर इनके मुख से एक भी शब्द नहीं आया। अभी आशीष चतुर्वेदी जी ने कहा, गलत हो रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी ने तो ये चीज कही है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें क्यों बार बार सामने आ रही हैं, इन चीजों की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, वो एक बड़ा सवाल यहाँ पर आपकी पार्टी के लिए भी है। चतुर्वेदी जी की बात बता रहा हूँ, आशीष चतुर्वेदी जी की मैं बात सुन रहा था, अब मैं बता रहा हूँ वही अपूर्वा जी। जी बताइए। आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ आशीष जी से पूछना चाहता हूँ, वो मोइन खान कौन था अयोध्या वाला जिसने 12 वर्ष की बिटिया के साथ रेप करने का काम किया? वो नवाब सिंह यादव कौन था कन्नौज वाला पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिसने 15 वर्षीय बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया? वो वीरपाल मऊ जो इनका स्थानीय नेता था, वो कौन था? उसने 18 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वो जनार्दन यादव कौन था बलिया वाला जो इनकी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था शिक्षक सभा का, उसने बच्ची के साथ कैसा कृत्य किया? वो गायत्री प्रजापति कौन था जिसने ऐसा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया? क्या उन पे इनका मुंह नहीं खुलता? क्यों नहीं बोलना चाहते भैया? और मैं कहना चाहता हूँ पूर्वा जी, चाहे कोई से धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अपराधी कोई भी हो, अपराधी के ऊपर हम अपराधी जैसी कार्रवाई करेंगे पूर्वा जी। और ऐसे जो एलिमेंट हैं, जब से हमारी सरकार आई है, जो छुपे हुए पड़े थे ऐसे एलिमेंट जिन पर पुरानी सरकारें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, अरे हमारी सरकार ऐसे एलिमेंटों को उखाड़ फेंकने का में भी सक्षम है और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं पूर्वा जी। पहले समय में आपने देखा था कि पुरानी सरकार में उत्तर प्रदेश को जिहाद की तरफ ले जाया जाता था। एक सेकंड मुख्यमंत्री होता था आजम खान, वो भारत माता को डायन कहता था। शर्म नहीं आती इन सपा के लोगों को? जो भारत माता को डायन कहता था उसको पार्टी से नहीं निकाला। जो कहता था कलेक्टर वलेक्टर कुछ नहीं होता, कलेक्टर मेरे जूते साफ करते हैं, आज वो कह रहा है बाबा जी की सरकार है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझसे बयान मत लो। ठीक है अतुल गहलोत जी, ठीक है, अपराधियों को मिट्टी में गाड़ ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, जैसा कि आप भी लगातार कह रहे हैं कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आरोप आप पर लगता है कि अगर आरोपी एक मुस्लिम समुदाय का हो जाता है, मुस्लिम वर्ग से अगर वो आता है, तो फिर विपक्ष की जो भाषा होती है ना, वो बड़ी नरम हो जाती है, वो बड़ी बचाव वाली भाषा विपक्ष की देखने को मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक झूठ कहानी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो रचते रहते हैं। अगर ये बताइए ना, अगर इनकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो आज देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? अगर आपकी कानून व्यवस्था जितना गुणगान ये सब करते हैं तो ऐसा कैसे, बताइए। और ये जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, अगर आपका कानून इतना सख्त है, इतना अच्छा है और उसका अनुपालन है, तो ये सब कैसे हो रहा है? और अब बात करते हैं अभी माफियाओं की, मैं अभी फिर से नाम गिनाना शुरू करूंगा और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जितने ठाकुर माफिया हैं, जिनके ऊपर 70-80 मुकदमों से ज्यादा हैं, वो मजे में घूम रहे हैं। कहिए तो वो 15 के 15 नाम गिना दूं, मैं हर बार गिनाता हूँ, कहिए तो फिर से गिना दूं वो 15 नाम माफियाओं के, मैं जिन पे 80 से भी ज्यादा 80-90 मुकदमे हैं, सब ठाकुर है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो माफिया नहीं है। उनपे क्यों बोलती बंद हो जाती है भाजपा वालों की? और इन्होंने कुछ नाम गिनाए अभी जो बलात्कार में इन्वॉल्व थे, सपा में रहे,
बाद में भाजपा में शामिल हो गए, ये बताना ये भूल गए। लेकिन सपा ने कभी बलात्कारियों को माला नहीं पहनाई। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने बलात्कारियों को माला पहनाई, विधायकों ने पहनाई। ये कृत्य आज तक किसी ने इतिहास में नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो पहले हैं जिन्होंने मंच पे बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत किया। अभी जब सेंगर को निचली कोर्ट से बेल मिल गई लेकिन फिर तो भी इनके उत्तर मंत्री प्रदेश की उसके जनता बचाव में बयान दे रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। मंत्रियों नेताओं की सच्चाई। ये है उसी ठीक है। हमाम के जो पकड़े गए वो जेल के पीछे हैं। बाकी इनके 80 जो मंत्री हैं इनके उसमें टोटल उसमें उनके ऊपर मुकदमे हैं, इनके ऊपर ठीक है, लेकिन फिर भी आशीष चतुर्वेदी जी, यूपी की जनता एक स्वर में योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हुए क्यों नजर आ रही है? मुस्लिम वोटर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि अब अगर अगला चुनाव होता है 27 का तो भी हमें सीएम योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे बोलने से? मैं अगर खुलासा कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बोल पट्टी खोल रहा हूं, तो आपके चैनल को क्यों परेशानी हो रही है? लेट मी फिनिश, उसके बाद पूछिएगा ना। अगर हमको यहाँ बैठाया है तो मैं भाजपा का गुणगान करने के लिए थोड़ी बैठा हूं। नहीं गुणगान मत करिए, लेकिन आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, एक मिनट आशीष चतुर्वेदी जी, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं सही है, ठीक है, आपकी जवाबदेही बनती है चूंकि आप विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है जवाब देने की। लेकिन बार बार जो एक हम लगातार जो देख रहे पॉपुलैरिटी, वो कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की इतनी बढ़ती चली जा रही है? अगर महिलाएं इतनी ही असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, अगर महिलाएं इतनी ही असुरक्षित है तो फिर वो पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी? और नॉट इवन हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी क्यों रोक रही हैं? आप मुझे बीच में क्यों रोक रही हैं? मैंने सिर्फ काउंटर क्वेश्चन किया है आशीष जी, मैंने सिर्फ काउंटर क्वेश्चन किया। अगर आपको जवाब देना तो आप जवाब दे सकते हैं। मैंने सिर्फ काउंटर क्वेश्चन किया है। खत्म कर दूं तब आप बोलिए ना। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया है आशीष चतुर्वेदी जी, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिए। बोलना चाहता हूँ। अभी आचार्य जी ने बांग्लादेश का जिक्र किया है, बहुत अहम बात है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। अरे तो बोलिए ना सर, मैंने काउंटर क्वेश्चन रखा, अब आप अपनी बात रखिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है, मैं अभी आचार्य जी ने बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं बांग्लादेश पे आचार्य जी को बताना चाहता हूं। आचार्य जी, यही आपकी वो सरकार है जो 10 मिलियन US$ की मदद उसी बांग्लादेश को दे रही है कि जिन्होंने हमारे देश हिंदुओं को मारा है, और उनको 50 रुपए पे पर लीटर पे डीजल भी दे रही है, और हम लोगों को इस देशवासियों को 90 रुपए फिर गलत इन्फॉर्मेशन आशीष चतुर्वेदी जी, गलत इन्फॉर्मेशन। ये होलसेल रेट है, प्लीज सर गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, ये होलसेल रेट है, नहीं बिल्कुल नहीं सर, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। आशीष चतुर्वेदी जी, ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किए जा रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है। ये जो 50 रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये होलसेल प्राइस है सर, ये होलसेल प्राइस है। ये वहां पर 50 रुपए में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है किसी को भी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। जावेद अहमद जी, अभी रुक जाइए आशीष चतुर्वेदी जी। जावेद अहमद जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और ये जो आप कह रहे हैं जावेद अहमद जी कि एक समुदाय का क्यों बार बार जिक्र किया जा रहा है, एक समुदाय का बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है, तो अभी तक तो जितने काम हुए, जितनी इस तरह की कार्रवाई हुई है, जितने इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसमें देखा जाए तो एक ही समुदाय की संलिप्तता सामने आ रही है सर। एक मिनट आशीष चतुर्वेदी जी, सर अब नहीं सर, सारा समय सर मैं आपको नहीं दे पाऊंगी ना। जावेद अहमद जी को भी बोलने दीजिए। जावेद अहमद जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मुल्क में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 4,45,256 मामले दर्ज हैं महिला के खिलाफ। उसमें धर्म जात नहीं है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पूरे मुल्क में हर 3 मिनट पर एक महिला के खिलाफ अपराध होता है। ये रिकॉर्डेड है, ये हमारा रिकॉर्ड नहीं, भारत सरकार की संस्था करती है। और इसमें कहीं मुसलमान, हिंदू या जात बिरादरी नहीं है। इसीलिए मैं इस इंडिकेटर की बात किया। और मैं बीजेपी के एक बहुत ही संयमित हमारे बीच में जो डिबेट कर रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था कि अपराधी का वो डॉक्टर काजिम हो या नासिर हो, अपराधी के सपोर्ट में मैं नहीं बैठा हूं। मैं देश का नागरिक हूं,
और मुझे कानून शब्द बात करने का पूरा अधिकार है। आप जिस कानून की बात कर रही हैं, हर राज्य के चुनी हुई सरकारों का काम है स्टेट वेलफेयर में बोर्ड में काम करना, जस्टिस के लिए काम करना और न्याय हर वो व्यक्ति को जो आखिरी पायदान पे है, जो आपका भी कमिटमेंट है और हर सरकार का होता है। आपराधिक जो है वो किसी जात धर्म का होता है। मैं इस पे कमिट हूं और मैं बात पे स्टैंड करता हूं। अगर किसी मजहब के बात को आप बार बार कर रही हैं, आप कभी गौर किया आपने कि इस राज्य में एंटी कन्वर्जन लॉ जो है सिर्फ मुसलमान पे लागू होता है, वो क्रिश्चियन पे नहीं लागू होता है, बौद्ध पे नहीं लागू होता है, हिंदू पे नहीं लागू होता है? क्या ये एक्सेप्शन नहीं है? तो जब आपका कानून ही बना है मुस्लिम के खिलाफ तो नाम तो उसका आएगा ही। तो आप समझने की कोशिश करिए, मुल्क को बहुत देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो फिर ये जो मामले सामने आ रहे हैं सर, फिर इनको मतलब कैसे इग्नोर किया जाए? ये जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो छांगुर का केस हो, डॉक्टर रमीज का केस हो, केजीएमयू का मामला हो, या फिर अभी जो ये सामने आ रहे हैं मामले, उस पे काम हो रहा है, आपराधिक है, उसका खंडन है, उसका खंडन है, घोर उसका खंडन है। और एक समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमारा कानून 2014 में उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने उसको स्ट्रिंजेंट बनाया है, यानी बहुत सख्त बनाया है, जिसमें पेनाल्टी 10 लाख रुपए तक का, यानी अगर आपराधिक साबित होता है, मास लेवल पे कन्वर्जन करता है। आपको कानून पे भी डाउट है क्या? हमें तो इंतजार करना चाहिए। आप पोलिटिसाइज करिए, आपका हक है, लेकिन क्या किसी धर्म जात के नाम से होगा? इसलिए तो कोई संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हम एक अच्छे राज्य और एक अच्छे गवर्नेंस स्टेट की का सपना देखते हैं। हम 2036 में 6 ट्रिलियन का ख्वाब देखते हैं। हम सबके विकास, सबके तालीम और शिक्षा की अवधारणा पे काम कर रहे हैं। और हमारा प्रदेश जो है लंबे छलांग की तरफ है। कल ही एक प्रोग्राम 3 दिन का पीठाधीश का प्रोग्राम चला है। पूरे देश के स्पीकर्स आए थे विधानसभा के और विधान परिषद जावेद अहमद जी, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ। मैं आपकी सारी बातें से ठीक है जावेद अहमद जी, तो हम जावेद अहमद जी, हम सब मिलके काम करते हैं। ठीक है जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रही हूँ सर। ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिर ऐसे मामलों में एक धर्म विशेष का नाम क्यों सामने आ रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि बार बार हम इस तरह के कई मामले बहुत सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। चाहे पूजा पंडाल की अगर हम बात कर ले, दुर्गा पूजा पंडाल की बात कर ले, गरबा की हम बात कर ले, वहां पर भी आखिर क्यों इस तरह से हिंदू लोगों को वहां पर लोगों की चेकिंग करनी पड़ रही है कि किसने कलावा बांधा है कि नहीं, आधार कार्ड क्यों चेक करना पड़ रहा है? यही तो रीजन है ना सर, यही तो रीजन है। कलावा बांध के छलावा नहीं करना है। आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। मैं ये आंकड़े विपरीत भी हैं, आप चूंकि उस पर बात नहीं करती हैं। 8.5 लाख मुस्लिम लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। हम उसको उर्दू में बोलते हैं कि वो मुर्तद हुई हैं, यानी वो मुसलमान से हिंदू हुई हैं। उसके लिए तो कोई कानून देश में नहीं है। एनसीआर और बॉम्बे के आंकड़े बताते हैं, या हमारे जो ये फुटहिल के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ जबरन कन्वर्जन होता है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून अगर सिर्फ मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों के कन्वर्जन पे ही ये लागू होता है तो हम उसी की तो बात करेंगे। हम जितने पैनलिस्ट हैं, हम समझदार हैं, सेंसिबल हैं। अगर कानून बना है कि कोई लड़का हिंदू बहन बेटी से अगर शादी करता है या जबरन करता है, वो कानूनन अपराध है, जो 2014 में अमेंड किया गया है। ये आता है, इसमें 14 साल की सजा है, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की उसको कैपिटल पनिशमेंट के साथ उसको रकम भी अदा करनी होगी। तो जब आप, मेरे ख्याल से हमारी बात आप तक पहुंच गई होगी कि जब मुसलमान के ही खिलाफ ये कानून है, ये खिलाफ बौद्ध के खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियन और जैन के खिलाफ नहीं है, तो बात तो होगी। तो क्या हम इतने ज्यादा चीजों पे हम गिर गए हैं कि हम सिर्फ एक जात धर्म की बात करते हैं? तो अगर हम करेंगे तो नाम तो उसी का आएगा। तो मैंने आपको आंकड़े हमारे पास हैं, कभी जरूरत होगी तो मैं पेश करूंगा। हम बात करते हैं कानून व्यवस्था प्रदेश में। ठीक है जावेद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, एक मिनट सर, जावेद जी मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ सवाल आचार्य जी से भी हो जाए, उसके बाद फिर मैं आऊंगी आपके पास। सर आचार्य जी, बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनका हिंदू धर्मांतरण करवाया गया है, हिंदू धर्म में उनकी वापसी हुई है।
फिर यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर एक धर्म ही यहाँ पर क्यों इस तरह से अपराधी बन रहा है या अपराधी बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म गुरुओं के तौर पर क्या आपकी आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, क्या कुछ आप करेंगे, किस तरह से बहन बेटियों को समझाया जाएगा या उनके लिए ऐसे कौन से प्रावधान करने की जरूरत है कि ये चीजें उनके साथ ना हो, ऐसा उनको भी समझने की जरूरत है कि कोई उनको बरगला ना सके, कोई इस तरह से उनके वीडियोस ना बना सके। देखिए पूर्वा जी, इसके लिए भी एक प्लान है। उसमें धर्म गुरु होने के नाते सरकार को इसकी ओर एक कुछ विशेष जो आइडिया विचार देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे हिंदू रक्षक दल टाइप की इकाइयां बनाई जाएं जो गली मोहल्लों में हो और उनका जो प्रमुख जिला का प्रमुख हो, प्रदेश का हो, मुख्यमंत्री जी उसके हेड रहे। ऐसे तो हैं वो सर। इकाइयां प्रत्येक आचार्य जी, हिंदू के आचार्य जी, संपर्क एक में मिनट, एक रहे। मिनट, आचार्य जी, जैसे बीच में रोक रही हूँ आपको। ऐसे तो बहुत सारे धर्म दल बने हुए हैं सर। तो मुझे पता है आचार्य जी, ऐसे तो बहुत सारे धर्म दल हैं। सुनिए, फिर वही चीजें हो जाती है ना कि अपूर्वा सर जी, पूरी इनके बात तो सुनिए। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। मेरा अपूर्वा बस जी एक बीच में कंसर्न है। बोलेंगी तो कैसे होगी नहीं बात? सर, आपने जो दल बनाने पूरी की बात बात तो कही होने ना, दीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। देखिए छोटी छोटी एक मिनट, इकाइयां आचार्य जी, जो आचार्य कि जी। गली मोहल्लों में होकर लेकिन पूरी सर बात कई सुनिए तो बार पूरी आप अब जैसे कोई व्यक्ति एक वो मिनट। हिंदुओं को जागरूक करे। हाँ। अब जैसे कोई व्यक्ति है पुलिस में डायरेक्ट नहीं जा पा रहा है या उसको नहीं बड़े अधिकारी पहुंच पा रहा है या थाने में कंप्लेन नहीं हो रही, तो वो अधिकारी उसके संपर्क में रहेंगे, उसका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बनेगा। दूसरी चीज ये है कि हिंदुओं को क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद से बाहर आकर सभी हिंदुओं को कि सिर्फ हम हिंदुत्व के नाम पर पूरे भारत में सब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक सब है, सारे हिंदू ठीक है। एक हो जाएंगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हिंदुओं की तरफ आंख भी उठा दे, क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं, मगर चूंकि आपस में एकता ना होने के कारण ये अन्य छोटे छोटे लोगों की हिम्मत पड़ जाती है, मजहबी कुछ सांप्रदायिक पंथ वाले लोगों की कि जो ईसाई मिशनरियां हिंदुओं को धर्मांतरण करा रही हैं, कहीं जिहादी संगठन करा रहे हैं, तो ये सिर्फ हिंदुओं की फूट का, आपसी फूट का, चाहे वो जाति के आधार पे हो, क्षेत्र पे हो या भाषा के आधार पे हो, उससे सिर्फ फायदा उठा रही हैं। और हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य ये जो इकाइयां आपका कहना पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको संगठित करें और हिंदुओं को एकजुट संगठित करने का जो उनके अंदर मनोबल गिर गया है 800 साल की गुलामी में, जो ठीक है आचार्य जी, अब इसी पर एक सवाल है सर मेरा, इसी पर एक सवाल है। तेज को बाहर आने ठीक है आचार्य जी, इसी पर एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि ऐसे छोटे छोटे दल बनाने की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे दल हैं छोटे छोटे, बहुत सारे सर ऐसे दल हैं, लेकिन उनके साथ पता है समस्या क्या आ जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं सर, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो खुद को कानून से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, फिर सर वहीं पर सारी चीजें खराब हो जाती हैं। धर्म के ठेकेदार और ये जो शब्द है ना, मैंने पूर्वा जी बोला, उसके प्रमुख मुख्यमंत्री जी सम रहे हैं। ऐसे संगठन प्राइवेट तौर पे बने हैं, मगर सरकार ऐसे संगठन जब बनाएगी, ऐसी इकाइयां बनाएगी, उसके प्रमुख मुख्यमंत्री जी रहेंगे, तो वो दल अपने आप को सरकार से श्रेष्ठ नहीं समझ पाएंगे। यही बात मैं आपसे कह रहा था, पूरी बात आप सुनेंगी तब मेरी बात समझ पाएंगी। मैंने सरकार के अंतर्गत ऐसे दल बताए हैं कि जो स्वयंसेवी लोग आगे आए, जो बिना किसी वेतन के ऐसी समाज की, राष्ट्र की और हिंदुत्व की सेवा करें। चलिए ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी के एन पांडे से, उसके बाद मैं मेहमानों से क्लोजिंग कमेंट लूंगी। के एन पांडे, अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? जो पीड़िताएं हैं, क्योंकि 50 से अधिक उनकी संख्या बताई जा रही है, क्या सबके बयान दर्ज हो रहे हैं? क्या इनमें से कितनी ऐसी पीड़िताएं हैं जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, धर्मांतरण जिनका हो चुका है, और अब आगे किस तरह से पूरे मिर्जापुर में कार्रवाई हो रही है? के एन पांडे, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की जाएगी वो कड़ी से जी जी बोलिए बोलिए। अपूर्वा जी आवाज आ रही? जी आ रही है, बोलिए। जी पूर्वा जी, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और उसमें नए खुलासे होंगे, और जो भी पीड़िता होंगी उनको गोपनीय तरीके से एक तरीके से प्रकाश में लाया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं, और उनसे एक एक कड़ी जोड़ी जाएगी। और उसमें जो भारी संख्या में अभी तक बातें आई हैं, जब 50 से ज़्यादा युवतियों की बात की जा रही है, तो वो जाँच पड़ताल की जाएगी। उसमें कितने लोग खुल करके आते हैं सामने और कितने और पीड़ित लोग खुल करके सामने आते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ और एक एक कड़ी को जोड़ेगा, सबसे पास जाएगा और सबके बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि जो भी जिम में आता रहा होगा उसका डेटा
जिम में जरूर रहता होगा, उसका एक एंट्री रजिस्टर होता है, उसका एक तरीके से देखा जाए तो उनके कभी कहीं न कहीं आधार कार्ड वगैरह भी होते हैं, मोबाइल नंबर भी वहाँ पे ऐड होता है। तो इन सब चीज़ों से पुलिस जो है अपनी जांच पड़ताल करेगी। जाहिर सी बात है जो भी पीड़ित रहे होंगे वहाँ तक लोगों के पहुँचेगी और उनके बयान जरूर दर्ज किए जाएंगे। उसी के आधार पर जो है आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो नजीर बनेगी, ताकि इस तरीके की और भी कोई जिम संचालक जो है वो बिल्कुल यही उम्मीद कर रहे हैं हम किस तरह की कार्रवाई हो कि आगे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है अतुल गहलोत जी, ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा सर। अपूर्वा जी, हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा कार्रवाई कर रही है इस मामले में, और इस मामले में तह तक जाने की पूरी कोशिश हो रही है, और जो भी अपराधी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जिन भी अपराधियों ने जितनी भी लड़कियों को 35 लड़कियों का एक डाटा आ रहा है कि 35 लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया, तो ऐसे के लोगों के खिलाफ भी तत्काल से तत्काल कार्रवाई करेगी सरकार, और ऐसी घटना दोबारा न होने पाए ऐसी, इसलिए सरकार इस जो घटना है इसके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ ऐसी से ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर पेश हो। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि उनके 7 पुश्तें याद करें, वो जब उनके 7 पुश्तें सोचेंगी तो घबराएं, ऐसी नजीर उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में प्रस्तुत करेगी, और सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी ईमानदारी से इस पर कार्रवाई कर रही है। और जो धर्मांतरण का जो उत्तर प्रदेश में खेल है अपूर्वा जी, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम इसका रैकेट को भंडाफोड़ करके जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जहां से भी फंडिंग आ रही है धर्मांतरण के लिए, उन लोगों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल के अंदर, और आपको कहना चाहता हूँ मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। जावेद अहमद जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब दीजिएगा इस पूरे विषय को लेकर। जी, कानून संबद्ध कार्रवाई सरकार करनी चाहिए ऐसे मामले में, और उसको धर्म कन्वर्जन के तरफ साथ साथ जो कानून स्ट्रिंजेंट बनना वो सब पे लागू होना चाहिए। वो एंटी मुस्लिम भी है तो एंटी हिंदू होना चाहिए, वाइस वर्सा। लेकिन जो संविधान का हमारा मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को अवसर प्राप्त है, वो अपने चॉइस से अपने किसी धर्म मजहब से शादी कर सकते हैं। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं रुकते हैं। हमें ये भी ख्याल रखना है कि जो वैचारिक मतभेद है, जो मजहबों की बाउंड्री है, वो हमारी ऐसी तालीम हो, तरबियत हो मजहबी तौर पे जो अपना ख्याल रखें, किसी भी मजहब के। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जावेद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि कोई राजी से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि उसको ब्लैकमेल करके कराया जा रहा है तो वो धर्मांतर नहीं तो क्या है? यदि राजी से कर रहा है, इच्छा से कर रहा है तो उसकी मर्जी है, हम मना नहीं कर रहे तो इच्छा से कर रहा है। ठीक है अतुल जी, जावेद जी, ठीक है सर, चलिए आप दोनों की बात हो गई। सर आप दोनों का क्लोजिंग कमेंट ले लिया मैंने। एक क्लोजिंग कमेंट यहाँ पर आचार्य जी का भी। आचार्य जी फटाफट 1 मिनट में क्लोजिंग कमेंट दीजिए इस पूरे विषय को लेकर कि किस तरह से कार्रवाई धर्मगुरुओं के तौर पर अब जिम्मेदारी चूंकि ज्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे मामले और ज्यादा सामने आने लग जाते हैं। देखिए पूर्वा जी, मैं 2 लाइन में बात कहना चाहता हूँ। भगवान हिंदुओं को पहली लगन लगा दें और सनातन धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। हर हिंदू और बेटी शस्त्र शास्त्र में पारंगत हो, और रानी लक्ष्मीबाई हर बेटी भारत की होनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। चूंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। अतुल गहलोत जी, आचार्य मोहित शुक्ला जी, जावेद अहमद जी, हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और के एन पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार मामला यहाँ पर ये जो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और AI वीडियो उनके बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह है कि अपराधियों का तो अपराध पहले देखा ही जाएगा, लेकिन जो संलिप्तता एक समुदाय की सामने आ रही है उस पर आखिर जवाब कब तक मिल पाएगा? क्या जो कालनेमी हैं, जो इस तरह से रूप बदल रहे हैं, भेष बदल रहे हैं, और फिर बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर कब एक ताबूत में जो आखिरी कील है वो योगी सरकार कब मारती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।